हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का पार्ट, हमारा ग्रेविटेशन का पार्ट 1। और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल और ये हमारे 10,000 MCQ कोर्स का एक पार्ट है। बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, मेरे दो पेड कोर्सेज 10,000 MCQ कोर्स, ऐसे हमारा GS कोर्स आता है और ये दोनों स्टडी आईक्यू ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं, तो आप परचेज कर सकते हैं, दोस्तों को बता सकते हैं। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इफ़ देयर वर नो ग्रेविटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी देयर फॉर द फ्लूइड। मतलब अगर वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो कौन सी चीज़ नहीं होगी। अगर हम बात करें कि अगर कोई ग्रेविटी नहीं है, नो ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी नहीं है तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे जो होगा आपका कोई भी प्रेशर का डिफरेंस यहाँ पे नहीं रहेगा। प्रेशर का डिफरेंस नहीं रहेगा अलोंग द डेप्थ ऑफ द फ्लूइड। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगर ग्रेविटी नहीं है तो वहाँ पे कोई भी प्रेशर डिफरेंस नहीं रहेगा अलॉन्ग द डेप्थ ऑफ द फ्लूइड। अगर हम बात करें कि ये जो आपको पता है कि एक होती है बायंसी फोर्स जो होती है, ये किसके कारण आती है? बायंसी फोर्स जो आती है ये आपके प्रेशर फोर्सेस के कारण देखने को आपको मिलती है, जो उसके ऊपर एक्ट करती हैं बॉडी के ऊपर। सो इसका मतलब क्या हो गया कि जब उसके वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होगी तो मतलब क्या होगा कि वहाँ पे बायंसी जो है बायंसी जो होगा प्रेशर का जो है आपको ये अगर वहाँ पे जो है आपकी बायंस फोर्स है तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज़ नो प्रेशर डिफरेंस, देयर इज़ नो डिफरेंस इन द प्रेशर फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। अगर हम बात करते हैं कि आपका जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें कि वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, क्योंकि ये क्या होता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि ये सारी चीज़ किसके बराबर होती है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में भी आपने पढ़ा होगा, नो ग्रेविटी, अगर कोई ग्रेविटी नहीं लग रही तो इसका मतलब क्या है कि कोई अपवर्ड थ्रस्ट भी आपको नहीं लगेगा। तो मतलब क्या हो गया कि अगर ग्रेविटी लगेगी तो अपवर्ड थ्रस्ट भी लगेगा, अगर ग्रेविटी नहीं है तो वहाँ पे आपकी ये वाली चीज़ भी नहीं लगेगी, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है प्रेशर और डेंसिटी के जो है प्रेशर दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एंड एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है। अप थ्रस्ट हमेशा बढ़ेगा जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगी एंड वाइस वर्सा कंडीशन में। तो वहां पे जो है आपका कोई मूवमेंट नहीं हो रही, कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तीनों चीजें जो है देखने को आपको मिलेंगी, तो ये तो आपको जो है अपवर्ड थ्रस्ट वहां पे एब्सेंट होगा। देयर विल नॉट बी अप थ्रस्ट, क्योंकि सीधी सी बात है। अगर हम शॉर्ट में डिस्कस करना चाहें, देखिए मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी, अगर हम शॉर्ट में डिस्कस करना चाहें, अगर हम बात करें आर्किमिडीज प्रिंसिपल की, आर्किमिडीज प्रिंसिपल इसीलिए तैरता है क्योंकि जितना उसने जो है फ्लूइड डिस्प्लेस किया उसके जब वो तैरती है कोई भी चीज़, तो वो अपने वेट के बराबर तैरती है, क्योंकि उसने जो है अपना उतना फ्लूइड जो है डिस्प्लेस किया। अगर वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है तो इसका मतलब अपवर्ड थ्रस्ट भी वहाँ पे नहीं लगेगी। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे देखिए जी, ये वाला पार्ट है, ठीक है। हु फर्स्ट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो किसने ढूंढी थी? तो लॉर्ड कैवेंडिश ने ढूंढी थी। आंसर इज 1 ऑप्शन, लॉर्ड जो है कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। बस इतना याद रखिए और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। इफ़ द रेडियस ऑफ द अर्थ वर श्रिंक बाय 1%, 1% जो है रेडियस कम हो गया, मास सेम है, वैल्यू ऑफ जी अर्थ सरफेस के ऊपर कितनी हो जाएगी? अगर आपको पता होगा कि जी की वैल्यू किसके बराबर होती है, Gm/r² के बराबर होती है। अगर m कांस्टेंट है तो मतलब r क्या होगा? अगर m कांस्टेंट है तो r की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ये ढूंढना है। अब देखिए जी, 1% श्रिंक किया, तो अगर मैं बात करता हूँ R2 दूसरा जो श्रिंक करने वाला, ठीक है, R1 जो नॉर्मल रेडियस थी, तो श्रिंक कितना गया? 1%। 1% का मतलब क्या हो गया? -1%। -1% का मतलब 1/100, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बन गया आपका? ये वैल्यू बन जाएगी आपकी, दैट इज R2 इज इक्वल टू 1% ऑफ R1 होगा, 1% ऑफ R1, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी? R2 इज इक्वल टू R1 माइनस R1 अपॉन 100। क्लियर? तो 100 इसके नीचे आएगा, तो इसका मतलब 100 R1 माइनस R1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 100, दैट मीन्स 99 R1 बाय 100। तो R2 की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 99 R बाय 100 बन जाएगा। और इससे जो नई जी होगी, नई ग्रेविटी की वैल्यू होगी, वो क्या होगा? दैट इज Gm/r² की वैल्यू, ठीक है। सो Gm का Gm ऐसे ही रहेगा और r² कितना बन जाएगा? यहाँ पे कितनी वैल्यू है r की? 99 का R1 का होल स्क्वायर अपॉन
100 का होल स्क्वायर। क्लियर, ये बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू बन जाएगी 100 स्क्वायर अपॉन 99 स्क्वायर इंटू G1, ये बन जाएगा, क्योंकि G1 कितना है यहाँ पे, ये सारी वैल्यू, ठीक है। और इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं तो ये 1.02 G1 आ जाएगा, 1.021 G आ जाएगा। तो इसका मतलब G2 की वैल्यू कितनी बनेगी आपकी, G2 की वैल्यू बन गई आपकी 1.02 G1 वैल्यू बन गई। सो G2 माइनस G1 कितना हो जाएगा आपका, तो ये 1.02 माइनस 1 दैट इज 0.02। इट मीन्स 0.02 जो है आपकी वो कितनी श्रिंक कर जाएगी, श्रिंक कर गई 0.02%। क्लियर, क्योंकि अगर हम देखें तो 0.02 आपकी जो है वैल्यू आई, तो इसका मतलब 2% आपकी क्या हो जाएगी वो, अगर रेडियस श्रिंक कर रही है 1% तो जी की वैल्यू कितनी बढ़ गई आपकी, 2% बढ़ जाती है। तो इसका आंसर क्या बनने वाला है आपका, आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, इट इंक्रीजेस बाय 2%। आंसर इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। A man standing on the top of the tower has two spheres A and B. He drops the sphere A downwards and throws sphere B horizontally at the same time. Which of the following is correct? इनमें से स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट होगी। देखिए, जब हम दोनों को ऊपर से फेंक रहे हैं, साइमल्टेनियसली फेंक रहे हैं, तो इनिशियल की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। अब फाइनल वैल्यू कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कितना कवर किया, ठीक है। तो S1 देखते चलते हैं, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, S1 यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे S1 कितना बन जाएगा, U की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ पे, तो इसका मतलब S1 इज इक्वल टू हाफ A मतलब GT स्क्वायर बन जाएगा। तो मतलब अगर हम T की वैल्यू निकालना चाहेंगे, टाइम की वैल्यू निकालनी है, तो टाइम 1 पहले कितना बन जाएगा आपका, √2S/G बन जाएगा, ठीक है, इसको कैलकुलेट करके। सेम विद द केस B की वैल्यू भी सेम आ जाएगी, दैट मीन्स T2 इज इक्वल टू √2S/G बन जाएगा। तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू कितनी आई, सेम आ जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पे भी U सेकंड वाले केस में भी U की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो मतलब ये साइमल्टेनियसली दो हैं, दोनों ग्राउंड के ऊपर एक टाइम पे पहुंचेंगे। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा। इसको कंसीडर करनी है, स्टेटमेंट्स को करेक्ट बताना है। ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज एन एट अप्रॉक्सीमेटली हाइट ऑफ 10,000 किलोमीटर, ये गलत है। ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होती हैं वो 36,000 किलोमीटर के जो है यहाँ पे देखने को मिलती हैं। FM ट्रांसमिशन ऑफ द म्यूजिक इज़ वेरी गुड क्वालिटी बिकॉज द एटमॉस्फेरिक ऑफ मैन मेड नॉइसेज विच आर जनरली फ्रिक्वेंसी वेरिएशन कैन डू लिटल हार्म। ये बिल्कुल पॉइंट सही है जी, आपकी जो फ्रिक्वेंसी वेरिएशन वगैरह नहीं देखने को मिलती, गुड क्वालिटी की आपको देखने को मिलती है। आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा, 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर, 2 ओनली। टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन फॉर ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो होता है 24 आवर्स, क्योंकि कितनी हाइट के ऊपर छोड़ी जाती है, 35,786 किलोमीटर की हाइट के ऊपर, या फिर आपको पेपर में 36,000 किलोमीटर आता है, दोनों में अगर आएगा तो 35,786 पे ही आपको टिक करना है। आंसर इज सी ऑप्शन। शेप ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी क्या होती है, तो हमारी जो है वो है आपकी इलिप्टिकल। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। मिल्की वे गैलेक्सी की जो शेप है वो है आपकी इलिप्टिकल। ये आपका आंसर बनेगा सी, स्पाइरल। स्पाइरल इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, स्पाइरल होती है वो, क्लियर, स्पाइरल होती है इस तरीके से, स्पाइरल। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी। इलिप्टिकल में तो सारी चीज़ें मूव करती हैं, यहाँ पे देखिए जी, स्पाइरल। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम, मतलब वेट किसके बराबर होता है, पहली बात तो आपके वेट किसके बराबर होता है, ग्रेविटी के, सॉरी वेट इज इक्वल टू आपका m/g, तो मतलब मास तो कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब वेट ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करेगा। जहाँ पे आपकी ग्रेविटी मैक्सिमम, इसका मतलब वहाँ पे वेट मैक्सिमम। अब बात ये है कि ग्रेविटी मैक्सिमम कहाँ पे होगी। देखिए, अब बात करते हैं कि ग्रेविटी की आपको पता है Gm/r², मतलब रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, जिसकी रेडियस कम उसकी ग्रेविटी ज़्यादा। अब आपको पता है कि पोल्स की जो रेडियस होती है वो 21 किलोमीटर शॉर्ट होती है देन द इक्वेटर। क्लियर,
पोल की रेडियस कम हो जाएगी तो इसका मतलब वहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा हो जाएगी, इसका मतलब वहाँ पे वेट ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम बात करें कि जब हम पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो वेट घटता है या बढ़ता है, जब हम पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे तो वेट आपका कम हो जाएगा, इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो आपका वेट बढ़ जाएगा। और उसके बाद जीरो कहाँ पे हो जाएगा, सेंटर ऑफ द अर्थ के ऊपर हो जाएगा, क्योंकि रेडियस कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। हु डिफाइंड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशन का लॉ किसने बताया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, जिसमें वो बात क्या करता है कि यहाँ पे कोई दो ऑब्जेक्ट हैं m1 m2, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट हैं आपके m1 m2, कोई ऑब्जेक्ट है जो आपका सेपरेट होता है रेडियस से, तो इसकी जो वैल्यू होती है f की, फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ न्यूटन्स ग्रेविटेशन फोर्स जो होती है Gmm/r² होती है। तो दिस इज द फॉर्मूला, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। आर्किमिडीज जो है आपका फ्लोटेशन के लिए है, कोई तैरने वाली चीज़ों के लिए। फैराडे की बात करें म्यूचुअल इंडक्शन के लिए देखने को मिलता है, आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा। अगला देखते हैं क्या होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या कहते हैं। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेटली हाइट ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, अगेन वही 36,000 किलोमीटर या फिर 35,786 किलोमीटर, दोनों में से एक आएगा, तो इसलिए ए टिक करेंगे हम यहाँ पे। ये कैलकुलेशन उन्होंने बता रखी है, बट ये आपको देखनी नहीं है, नहीं कैलकुलेशन मैंने जस्ट लगा दिया, आपको पिक्चर लगा दी यहाँ पे ताकि आपको पता लगे, बट अदरवाइज आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। द स्पून ड्रॉप्ड बाय एन एस्ट्रोनॉट इन ए सैटेलाइट वेल, क्या होगा। तो ये देखिए जी क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ ऐसे होती है, आप कोई भी ऑर्बिटिंग जो है ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है, प्रोजेक्टाइल है, उसके ऊपर क्या लगती है, फोर्स लगती है। क्लियर, फोर्स जो एक्ट करती है आपकी ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के ऊपर वो होती है आपकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो इसका मतलब वहाँ पे ग्रेविटी फोर्स लग रही है। क्लियर हो गया। अगर किसी भी सैटेलाइट के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है एंड ये फोर्स जो क्या करती है, एक्सेलरेट करती है टूवर्ड्स द अर्थ, उसको एक्सेलरेट करती है टूवर्ड्स द अर्थ, समझ आया। अगर उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है तो वो उसको ऑब्जेक्ट को आपकी अर्थ की तरफ जो है एक्सेलरेट कर रहा होता है। जहाँ पे आपकी ग्रेविटी नहीं है, जहाँ पे आपकी ग्रेविटी नहीं है वहाँ पे वो चीज़ जो होती है आपकी स्ट्रेट मूव करती है टेंजेंट टू द अर्थ, स्ट्रेट मूव करती है टेंजेंट टू द अर्थ की तरह से मूव करती है। अगर इनके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगती किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो कंटिन्यू मोशन में होता है, आपका सेम स्पीड से होता है, सेम स्पीड से और सेम डायरेक्शन में देखने को आपको मिलता है, सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में देखने को मिलता है अगर उनके ऊपर कोई भी फोर्सेस नहीं लगती। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होती है, अगर हम बात करें हाई स्पीड सैटेलाइट के ऊपर, वो डिविएट हो जाती है ट्रैजेक्टरी फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन इनर्शियल पाथ। क्लियर, इसका मतलब ये हो गया कि सैटेलाइट जो होती है वो एक्सेलरेट करती है टूवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जैसे ही अगर हम स्पून को ड्रॉप करते हैं, जैसे हम स्पून को ड्रॉप करते हैं, एस्ट्रोनॉट जो है ड्रॉप करता है सैटेलाइट से, तो वो हमेशा वही मोशन सैटेलाइट का फॉलो करेगी, क्योंकि उसके ऊपर जो है आपका इनर्शिया लग रहा है। तो इट मीन्स इसका आंसर क्या बनेगा, दैट इज अ कंटिन्यू टू द फॉलो द मोशन ऑफ द सैटेलाइट, क्योंकि उसके ऊपर जो है इनर्शिया लग रहा है। तो इसका आंसर बनेगा आपका सी ऑप्शन बनेगा। ध्यान रखिए, अगर उसके ऊपर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के ऊपर जो कोई भी फोर्स लग रही है तो दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सेम चीज़ वही चीज़ है, स्पून भी आपका सेम जो है फॉलो करेगा मोशन। चलिए जी अगला देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर के ऊपर रेडियस 0 तो आपकी ग्रेविटी भी 0, ये वही चीज़ है जी। ठीक है, द एटमॉस्फेरिक एयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय, जो एटमॉस्फेयर की एयर होती है वो धरती कैसे कंट्रोल करके रखती है, ड्यू टू द ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जो ग्रेविटी होती है वो पुल करती है आपके पूरे के पूरे गैस मॉलिक्यूल्स को टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, जिसके कारण जो होता है एयर प्रेशर आता है। एयर प्रेशर आता है क्योंकि ग्रेविटी जो है गैस मॉलिक्यूल्स को टुवर्ड्स द अर्थ की तरफ जो है टुवर्ड्स द अर्थ लगा रहा होता है, जिसके कारण एयर प्रेशर आता है। तो आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा। इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ डिक्रीजेज एंड इट्स मास रिमेन्स द सेम देन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल, क्या हो जाएगा। सीधी सी बात है कि अगर हम बात करें कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, अगर रेडियस कम हो रही है तो ग्रेविटी मैंने आपको बताया था कि रेडियस के ऊपर डिपेंडेंट होती है, रेडियस कम तो ग्रेविटी ज़्यादा। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, इंक्रीज हो जाएगा राइट आंसर। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को अगर हमने अनइंटरप्टेड करवाना है ग्लोबल कवरेज से, तो मिनिमम नंबर आपको कितनी सैटेलाइट्स चाहिए होंगी, तो मिनिमम हमें 3 सैटेलाइट्स चाहिए होंगी। तो आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, 1 ऑप्शन, 3 सैटेलाइट आपको मिनिमम चाहिए होंगी। याद करने वाला क्वेश्चन था वो।
एज पर द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज इज किसके बराबर होता है? सो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका ए ऑप्शन बनेगा। तो वो तो आपको पता ही है, ग्रेविटेशन के बराबर क्या किसका आता है? जी एम पर आर स्क्वायर। ठीक है, वही चीज़ आ गई। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। मास ऑफ ए बॉडी मेजर्ड बाय ए फिजिकल बैलेंस इन ए लिफ्ट एट ए रेस्ट इज फाउंड टू बी एम। रेस्ट पोजीशन के ऊपर मास m है। इफ द लिफ्ट इज गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन a, इट द मास विल बी मेजर्ड एज। द मास क्या होगा? मास कभी भी चेंज नहीं होता, मास हमेशा कांस्टेंट होता है कहीं पे भी अगर आप जाएंगे। वेट चेंज होता है, और वेट चेंज का क्वेश्चन जो है मैंने अगला क्वेश्चन डाला है, तो उसमें आपको पता लग जाएगा। वेट वाला अगला 2-3 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको बताऊंगा कि वेट कैसे चेंज होता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? सी, क्योंकि मास किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। If an object on a freely fall a certain height reaches the ground in 1 second, what is the velocity of the impact with the ground? सीधी सी बात है, वो वेलोसिटी पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। u प्लस ए टी का फॉर्मूला लगाएंगे हम। फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है तो u कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि फ्रीली फॉल है, फ्रीली फॉल है। क्लियर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी कितनी बन जाएगी? 9.8 टाइम 1, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। द वेट ऑफ द बॉडी एक्ट थ्रू द सेंटर ऑफ। जो वेट होता है वो कहाँ से लगता है? हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लगता है। किसी चीज़ का भी वेट होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लगता है और उसके मासेस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमें बात करी थी कि जो ग्रेविटेशन होती है वो हमेशा बराबर होती है आपके m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, वो हमने डिस्कस किया था न्यूटन्स का जो लॉ है ग्रेविटेशन का, वहाँ से। तो वेट हमेशा हमेशा आपका डिपेंड करता है ग्रेविटी के ऊपर टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, क्योंकि वेट क्या होता है? m इंटू जी। What will happen in an object is dropped from a height and there is no air resistance? हमने हाइट से कोई बॉडी फेंक दी है, हाइट से, और उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो क्या होगा? देखिए, उसकी स्पीड इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि जब नीचे की तरफ आएगा कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी? आपकी बढ़ जाएगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब बढ़ेगी तो इसका मतलब स्पीड भी बढ़ेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बराबर किसके होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? आपकी बढ़ जाएगी, एक्सेलरेशन बढ़ रही है। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्पीड उसकी इंक्रीज कर जाएगी। द एपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट इज लेस देन द रियल वेट व्हेन। जो एपरेंट वेट होता है रियल वेट से कम हो जाएगा लिफ्ट के अंदर। कब हो जाएगा? ये कब होगा? ये ऐसी सिचुएशन कब बनेगी? मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल कोई लिफ्ट है, लिफ्ट के ऊपर जो है अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, वो ऊपर जा रही है लिफ्ट, एक्सेलरेशन ऊपर मतलब वेट जो है ये मशीन जो आपकी ये है ऊपर जा रही है, तो इसके ऊपर वेट बंदे का जो एक्ट कर रहा होगा वो नीचे कर रहा होगा m इंटू जी। एक्सेलरेशन ऊपर a है और इसके ऊपर एपरेंट फोर्स लगेगी n लगेगी। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं n माइनस एम जी अपॉन एम इंटू ए, ये भी कह सकते हैं, या फिर n इजिकल टू एम इंटू जी प्लस ए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। अब बात करते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो वेट अगेन सेम वही चीज़, जो पर्सन का जो वेट है जो फोर्स है वो यहाँ पे नीचे लगेगी, फोर्स भी आपका नीचे लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है। तो क्या बनेगा? n प्लस, क्योंकि ये भी वेट भी नीचे की तरफ आ रहा है, तो n प्लस एम जी इजिकल टू एम ए बनेगा। तो इसको लगाएंगे हम n इजिकल टू एम ए माइनस एम जी। ठीक है, तो ए माइनस जी बन गया, तो अगेन m इंटू ए माइनस जी जा आपका g माइनस ए, तो ये वैल्यू बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब वो लिफ्ट से वेट कम कब होगा? जब लिफ्ट जो होती है वो डाउन चली जाएगी। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट वन, वेरी इंपॉर्टेंट। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और वेटलेसनेस सिचुएशन कब बन जाएगी? जब वेट वो सीधी गिर जाएगी। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। द पॉइंट वेयर द टोटल मास ऑफ ए बॉडी इज सपोज टू कंसंट्रेटेड। टोटल मास जो होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ मास के ऊपर डिपेंड करता है, सेंटर ऑफ मास के ऊपर। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। अगर कोई सर्कुलर रिंग है तो हमेशा सेंटर ऑफ मास जो होता है सेंटर ऑफ रिंग के पास लगता है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी बॉडी नहीं होती। इट कैन ऑल्सो आउटसाइड द बॉडी बट अदरवाइज सेंटर ऑफ मास इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट वन। What is the center of mass of an object? Consider a bat thrown into the air. If you look closely, you will find that one special point of the bat moves in a simple parabolic pathway. इस तरीके से मूव करता है आपका, just as a particle would if tossed into the air. जैसे आप सिक्का ऊपर उछालते हैं तब भी।
तो जब इसको ऐसे मूव करता है, आपने देखा होगा मैथ्स में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका जो बैट का टोटल मास है वो कंसंट्रेट कहाँ पे हो रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स जो है बैट के ऊपर कहाँ पे लग रही है। स्पेशल पॉइंट क्या है यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास, हमेशा सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही ये जो है पाथवे बनाता है, पैराबोलिक पाथवे बनाता है। सो इसका मतलब वहाँ पे आपका सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज द पॉइंट दैट मूव्स एज थ्रू द ऑल ऑफ द मासेस वर कंसंट्रेटेड देयर एंड ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज वर अप्लाइड देयर। फॉर एग्जाम्पल, आपको 9/11 वाला केस पता होगा, 26/11 और 9/11 सॉरी, यूएस के अंदर आपने पता है कि वो जो है आपकी बिल्डिंग गिरी थी, तो जो जहाज़ बीच में लगे थे, बीच में मारे गए थे जो आपके बिल्डिंग के अंदर, तो बिल्डिंग सारी की सारी नीचे गिरी थी। एक्चुअली वो सेंटर ऑफ मास के ऊपर मारे गए थे और इसी कारण वो बिल्डिंग नीचे की सीधी इसी तरह से गिरते आई थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ऊपर वाला वेट पड़ गया ज़्यादा और नीचे के नीचे सारी ऐसे धंस गई, तो वो सेंटर ऑफ मास के कारण ही नीचे गिरी थी। समझ आया? तो ये पता होना चाहिए आपको। सो गाइज, ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपन मिलेंगे आपको, और इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय।